तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब मजे में, जबरदस्त, शानदार। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई मेरे ख्याल से सब कुछ बढ़िया चल रही होगी, फर्स्ट क्लास। और आज वैसे मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि आज वाला लेक्चर मैं रिकॉर्डेड आपको भेज दूंगा, बिकॉज आज अपना लेक्चर वैसे तो था नहीं, बिकॉज आपका ऑफ हो गया था। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक लेक्चर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नया लुक थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये वियर्ड वियर्ड सा हटा दिया, ठीक है ना। तो लगभग लगभग लास्ट क्लास तक जितनी भी बात हमने की थी, वो मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। हमने बहुत कुछ चीजें क्लियर कर ली थी लास्ट क्लास तक। दोस्तों, आज के रिवीजन देने का मतलब आज का एक लेक्चर देने का आपका मेरा मोटिव एक ही है कि अगर मैं जो आज लेक्चर दे रहा हूं ना, वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपनी क्लास कैंसिल हो गई थी, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि लाइव क्लास अगर मेरी नहीं हो पाती तो एग्जैक्टली मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर तो दे दूं, बट टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर इस लेक्चर में आपको हो सकता है कुछ भी चीज समझ में नहीं आई, तो अपन अगले लेक्चर में सब कुछ रिवाइज करेंगे। इनफैक्ट अगले लेक्चर में अपन लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 दोनों ही रिवाइज कर लेंगे। बोलो, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना, आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। अपन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बट समझना लगभग सब कुछ है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर रटाने की बात हो, जबकि आपको पता है कि हमने तो जो रटने वाले चैप्टर थे वो भी हमने समझे हैं। जीव जगत का वर्गीकरण भी आपने देखा था, कोशिका वाला चैप्टर भी आप लोगों ने देखा है कि हमने कितना अच्छे से समझा है, ठीक है। तो आज जरा इस वाले चैप्टर की हम जरा बात करते हैं कि इस वाले चैप्टर में इसी इसी हम इस वाले चैप्टर में जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो रखी है यहाँ पे, है ना। आ जाओ बेटा। सबसे पहले कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा से एक बात पढ़ते हैं जिसका नाम था रिकैप। बोलो, था क्या? और हम लोगों ने लास्ट क्लास से हमेशा रिकैप के बारे में पढ़ा है। अरे बोलो ना, क्या कहते हो? हाँ, सही है ना। अच्छा, आज मतलब मेरे ख्याल से कई लोगों को लगता होगा ये चीज कि आशीष सर यार रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड अपन फील नहीं होने देते। बेटा, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्या होता है बताओ? उसमें भी मैं ही आता हूं, बट ये बात जरूर है आज मैं बड़ा अकेला फील कर रहा हूं। अदरवाइज हमेशा आपके डाउट, आपके मैसेजेस वगैरह में पढ़ता रहता हूं, तो आज डाउट और मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बट हम जितनी भी धमा चौकड़ी है ना, हम सब कुछ करेंगे। अच्छा, मैं आज क्योंकि आज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसलिए लेक्चर के बीच में कहीं पे भी, ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों के नाम लूंगा जो चैट बॉक्स के अंदर अपने मैसेजेस लिखते हैं। तो कभी ना कभी किसी ना किसी का नाम, मान लो आज नहीं आया तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो जरा थोड़ी सी हम बात रिकैप की कर लेते हैं कि रिकैप के अंदर क्या क्या चीज थी यहाँ पे। देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ कॉमन चीजें जो जानते हैं, हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था मूल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था तना। लास्ट लेक्चर में हमने डन कर दी थी पत्ती, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। और फिर इसके बाद अब एक चीज और है, पुष्प। याद है? हमने लगभग ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ठीक है। हम धीरे धीरे करके जब हम लेक्चर में आगे चले तो लगभग लगभग हमने सारी चीजें पूरी पूरी डिस्कस की है। इनफैक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट के अलावा भी अगर कोई पॉइंट मुझे लग रहा था कि वहां से नीट में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने वो पॉइंट भी आप लोगों को वहां पे दिया है अलग से, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको लगता हो कि हर्षित सर ये वाला एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्या हमें करना जरूरी है? दोस्तों, बिल्कुल आपको करना जरूरी है, आपको करना ही चाहिए, मतलब मैं तो ये मानता हूं, ठीक है। क्योंकि कई बार एक्चुअली क्या होता है, एनसीईआरटी ने किसी चीज को पूरा तो नहीं लिखा। जैसे मान लो उसने प्रतान के बारे में नहीं लिखा, मटर के अंदर बताया था ना, जो ऐसे ऐसे करके वो क्या बोलते हैं, जो बालों में ऐसे ऐसे करते हैं वैसे, है ना, बताया था। अब वो एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहीं पे नहीं है, बट दोस्त हमको पता होना चाहिए। बोलो, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन सभी लोगों को पता है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था मूल, जिसे हम बोलते हैं जड़। उसके बाद हमने पढ़ा था तना। उसके बाद हमने पढ़ी थी पत्ती। लगभग तीनों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको ये बात भी बता दी थी कि जो मूल होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, क्योंकि नीचे की तरफ डेवलप होती है, ठीक है। मैंने बताया था कई सारे टाइप की मूल होती है, ठीक है। और कौन कौन से टाइप की मूल होती है फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था कि कुछ मूल ऐसी होती है जो मूसला मूल होती है, कुछ मूल ऐसी होती है जो झकड़ा मूल होती है, और कुछ मूल ऐसी होती है जो अपस्थानिक मूल होती है। मूसला मूल कौन सी मूल होती है फटाफट से बताओ। दोस्तों, मूसला मूल वो मूल होती है जो मूल एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कहां से निकलती है, रेडिकल से निकलती है। रेडिकल का मतलब मूलांकुर, जानते हो ना, मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब जहां से मूल निकलती है, और प्रांकुर का मतलब जहां से प्ररोह निकलती है। तो जहां से ऊपर स्टेम निकलेगा वो है प्रांकुर, जहां से नीचे मूल निकलेगी वो है मूलांकुर। बोलो, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? इतना सारा काम करने के बाद हम लोगों ने ये बात अच्छे से देख ली थी कि कुछ मूल अपस्थानिक मूल भी होती है, जो मूलांकुर के अलावा कहीं से भी निकलती हो ना दोस्त, वो हमेशा जो मूल होगी वो अपस्थानिक मूल होगी। सही बात है? यहां तक इतना सारा काम करने के बाद हमने मूल के कुछ रूपांतरण भी पढ़े थे।
मगर मैंने उससे पहले मूल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के आपको एरिया बताए थे, और लगभग लगभग मैं ये मानता हूं कि अब तो आपको इतनी बार रिवाइज करवा दिया कि आपको याद भी होगा। नीचे नीचे था विभज्योतकी क्षेत्र, उससे ऊपर था दीर्घीकरण क्षेत्र, और सबसे ऊपर था परिपक्वन क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो विभाजन करने का काम करता है, दीर्घीकरण क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो लंबाई बढ़ाने का काम करता है, बताया भी था, और परिपक्वन क्षेत्र जो होता है उसके अंदर मूल रोम पाए जाते हैं। बताओ क्या इतना पॉइंट हमने अच्छे से कर लिया था? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहां तक? मतलब बिल्कुल टॉप क्लास खोपड़ी में बैठी हुई है ना यहां तक? तो बात जल्दी से बताओ, क्या बिल्कुल अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ठीक है। मैंने उसके बाद दोस्तों आपको मूल के कुछ रूपांतरण भी बताए थे। क्या बताए थे? रूपांतरण। मैंने कहा था दोस्त मूल ऐसे नहीं होती, मूल के अंदर कुछ रूपांतरण भी होते हैं। आपने कहा था हाँ आशीष सर हमें याद है कि मूल के अंदर कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉप रूट होती है, ऐसी रूट जो लटकी हुई रहती है, कुछ मूल ऐसी होती है जो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं मगर भोजन के संग्रह करने का कार्य करती है। तो मूल हमने लगभग पूरी पढ़ ली थी। दोस्तों उसके बाद हम आए थे तने के ऊपर, और मेरे ख्याल से तना लगभग आपको सबको पता है। तने में जहां पे गांठ होती है उसे नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच में इंटर नोड प्रेजेंट होता है। बोलो बात सही है क्या? ठीक है। उसके बाद तने के बारे में हमने लगभग लगभग पूरी चीजें पढ़ ली थी कि तने में रूपांतरण कैसा होता है, तना क्या होता है, कैसे कार्य करता है, लगभग सब कुछ। ठीक है। कि तना जो जल और भोजन होता है इसके परिवहन करने का कार्य करता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मेरे प्यारों हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था पत्ती। और मेरे ख्याल से लगभग आप सभी लोग जानते होंगे कि पत्ती क्या होती है। दोस्तों पत्ती एग्जैक्टली क्या होती है कि जो प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करती है वो पत्ती होती है। पत्तियों में तीन भाग बताए थे। एक आपको आधार बताया था, ठीक है, पत्ती जहां से चिपकी चिपकी हुई होती है। बोलो बात सही है। उसके बाद मीजोपोडियम बताया था, याद आया। उसके बाद लेमिना वाला एरिया बताया था जो प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। बीच के अंदर एक बहुत बड़ी सी पाइपलाइन होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। मध्य शिरा में छोटी छोटी शिराएं होती है, शिराओं से जो निकलती है वो शिरीकाएं होती है। याद आया क्या? बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको बताया था दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। एक पत्ती वो होती है जिसे हम बोलते हैं जिसमें समानांतर पाए जाते हैं, मतलब जो एक बीजपत्री होता है ना उसमें सीधी सीधी लाइन पाई जाती है पत्तियों में, जबकि द्विबीजपत्री फैली हुई रहती है। देखा था आपने ये भी? बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको बताया था सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। सरल पर्ण वो होगी जिसमें कटाव नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मध्य अक्ष तक नहीं पहुंचेगा। और संयुक्त पर्ण वो होगा जिसमें कटाव भी होगा, और कटाव होगा तो वो मध्य जो एरिया है, शिरा है, वहां तक पहुंचने का काम तो 100% होगा। संयुक्त पर्ण के दो एग्जाम्पल बताए थे। एक बताया था पिच्छाकार, याद आया, ऐसे ऐसे काट दिया था। और दूसरा हमने कौन सा बताया था? हस्ताकार। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ये सारा रिकैप मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया था। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ रूपांतरण के बारे में बात की थी कि आखिर जो पत्तियां होती है वो कैसे कैसे रूपांतरित होती है। मैंने कीटभक्षी पादप के बारे में बताया था। तो कई सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पुष्प, और मेरे ख्याल से पुष्प तक तो आप सभी लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। सही बोल रहा हूं क्या? नहीं, पुष्प करता है लैंगिक जनन करने का कार्य। अगर किसी भी पादप में पुष्प उपस्थित होगा तो आप सीधी सी बात मानेंगे कि उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? लैंगिक जनन उपस्थित होता है। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का? 100% आगे चलूं? ठीक है। अब देखो जरा बेटा, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प का मतलब होता है कंप्लीट फ्लावर। दोस्तों पूर्ण पुष्प ऐसा पुष्प होता है जिसके अंदर पुष्प के सारे भाग होते हैं। बाह्य दल भी होगा, दल भी होगा, सबके सब सारे भाग होंगे। तो पूर्ण पुष्प क्या होगा? वह पुष्प जिसमें जिसमें पुष्प के सारे भाग उपस्थित होते हैं। बोलो बात सही है। उसे हम बोलेंगे पूर्ण पुष्प। अगला अगला दोस्तों एक और होता है जिसे हम बोलते हैं अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। अपूर्ण पुष्प को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। दोस्तों ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के सभी भाग उपस्थित नहीं होंगे, तो इसमें भी लिख रहा हूं पुष्प के सभी भाग उपस्थित नहीं वह पुष्प जिसमें सभी भाग उपस्थित
नहीं होते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो दो प्रकार के पुष्प तो अभी तक हम यहाँ पे समझ चुके हैं, सही बात है। मगर दोस्तों देखो एक बात याद रखना, मतलब पुष्प के अंदर ना, मतलब आपको क्या लगता है पुष्प सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है लैंगिक जनन के लिए? तो ये बात तो मेरे ख्याल से अगर मैं लिख भी देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि पुष्प लैंगिक जनन करने में सक्षम होता है। बोलो बात सही है क्या? मतलब देखो ये बात भी सही है दोस्त, ये बात भी सही है कि जो पुष्प होता है ना, उस पुष्प से आप अपनी फीलिंग भी बता सकते हो। मगर अगर असली बात देखी जाए तो जो पुष्प होता है वो क्या कब करने में सक्षम होता है? लैंगिक जनन करने में क्या होता है? सक्षम होता है। बोलो बात सही है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, देखो मैंने आपको एक बात, शायद आपको एक बात बताई थी, अगर शादी होती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बताओ? भाई देखो मामा फूफा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लड़का और वो लड़की बड़े इंपॉर्टेंट है जिन दोनों की शादी होने वाली है। बोलो बात सही है। सो अगर मैं कभी भी पुष्प की बात करूंगा तो पुष्प में एक तो आवश्यक अंग होते हैं, आवश्यक अंग को बोलते हैं एसेंशियल, यानी कि चाहिए ही चाहिए। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर व स्त्री केसर। क्या होता है पुंकेसर? पुंकेसर होता है मेल, नर, और स्त्री केसर क्या होती है? फीमेल। बोलो बात सही है क्या? पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमन और स्त्री केसर को बोलते हैं पिस्टल। बोलो बात सही। तो पुष्प के अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ ऐसे अंग होते हैं जो तो भैया आपको पुष्प के अंदर चाहिए ही चाहिए, आवश्यक अंग होते हैं। मगर दोस्तों कुछ ऐसे भी होते हैं जो सहायक होते हैं। सहायक का मतलब जिनकी इतनी जरूरी नहीं है। भाई मामा का लड़का फूफा का लड़का, मामा फूफा अगर आए तो आए शादी में, नहीं आए तो नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर लड़का लड़की जिनकी शादी होने वाली है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बोलो कि मेरा पॉइंट क्लियर? बेटा गई तो होंगे ना कभी किसी शादी में? बेटा मामा देखो, मामा और फूफा क्या कहते हैं? मैं नहीं आ रहा, मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। मत आ। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम मत बुलाना, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है, कि मत आओ। मगर लड़का ही बोलते मैं ही नहीं जा रहा शादी में, तो बेटा अगर लड़के ने बोल दिया कि मैं नहीं जा रहा शादी में तो बेटा शादी तो होगी नहीं। इसलिए लड़का और लड़की तो क्या है? आवश्यक है। बोलो बात सही है। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग का मतलब एसेसरी। बेटा गाड़ी के अंदर जो होती है ना गाड़ी, उसके अंदर इंजन होना तो जरूरी है, ठीक है, मगर जरूरी नहीं है उसके अंदर सीट कवर भी नया लगा हो। सीट कवर नहीं भी होगा तो भी गाड़ी चल जाएगी, मगर इंजन नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। बोलो बात सही है। तो सहायक अंग का मतलब, जैसे बाह्य दल और दल की बात हम कर लेते हैं, बाह्य दल की व दल। बताओ यहां तक क्या सारा का सारा पॉइंट क्लियर है? 100% कोई भी बात? चलें आगे, पक्का? अब देखो बेटा बायोलॉजी में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है एक लिंगी। एक लिंगी पुष्प तो ऐसा पुष्प होगा, या तो उसमें नर जनन अंग उपस्थित होगा या मादा जनन अंग उपस्थित होगा। एक लिंगी, एक ही लिंग होगा उसमें। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं अगला पॉइंट, एक लिंगी पुष्प। बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बेटा एक लिंगी पुष्प क्या होता है? एक लिंगी पुष्प ऐसा पुष्प होता है जिसमें या तो नर या मादा दोनों में से कोई एक ही पाया जाएगा। तो इस प्रकार के पुष्प में, इस प्रकार के, वैसे आज ना मतलब अकेला अकेला सा फील होता है, मतलब तुम लोगों की आदत सी हो गई, ठीक है, मतलब आदत हो जाती है ना, आदत। और ये आदत अच्छी है, मतलब तुम लोगों के साथ बैठे बैठे तो पता ही नहीं लगता टाइम का, ठीक है। तो इस प्रकार के पुष्प में कोई बात नहीं, मगर पुंकेसर अ, या तो, लिख रहा हूं, या तो पुंकेसर उपस्थित, प्रेजेंट, या स्त्री केसर उपस्थित। दोनों में से दोस्तों कोई एक। बोलो बात सही है। मगर एक और प्रकार का पुष्प होता है जिसे हम बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। दोस्तों द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है बाइसेक्सुअल।
बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के पुष्प में, अरे बताओ ना, क्या पॉइंट क्लियर है क्या? पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अगर डन करते हो सर ओके है बिल्कुल बात, तो बताओ जरा, आगे चलते हैं। पक्का चलें आगे? कोई भी दिक्कत है कैसी भी तो फटाफट से बता दो। 100%? चले आगे, यहां तक कोई भी दिक्कत है नहीं है? अब सुनो बेटा, ऐसा ही एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम बोलते हैं उभयलिंगी पादप। उभयलिंगी का मतलब मोनोशियस प्लांट। वैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था ये भी, मगर कोई बात नहीं, एक और पॉइंट लिख देते हैं। एक और है, नाम है उभयलिंगी पादप। उभयलिंगी पादप, इसे बोलते हैं मोनोशियस। ऐसे पादप जिसमें, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ऐसे पादप जिसमें नर और मादा दोनों ही पुष्प एक ही पादप पर हों। एक ही पादप पर नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर, यानी कि नर पुष्प मादा पुष्प ये दोनों के दोनों जो पुष्प होते हैं वो एक ही पादप पर होते हैं। बोलो बात सही है? मगर एक और होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं एक लिंग आश्रयी। एक लिंग आश्रयी का मतलब जिसमें एक ही लिंग हो। एक लिंग आश्रयी पादप जिसे हम बोलते हैं डायोशियस। यानी कि पादप पे या तो नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगा। पादप पर या तो नर पुष्प या मादा पुष्प। प्रेजेंट हो। बताओ क्या सारे के सारे पॉइंट क्लियर है क्या? नीचे से ऊपर तक मैंने जो भी कुछ लिखा है, अगर सब चीजें आप कहते हो कि आशीष सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब मैं चाहूं तो एक बार और रिवाइज करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जरा यहां से देखो बेटा, मैंने बोला सबसे पहले तो पूर्ण पुष्प। आप कहोगे पूर्ण पुष्प क्या होता है? बेटा ऐसा पुष्प होता है जिसके अंदर मतलब हम लोग कहते हैं कि पुष्प के सारे भाग होते हैं। बाह्य दल भी होगा, दल भी होगा, देखा नहीं वो नीचे नीचे कल वाले डायग्राम में बनाया था, ठीक है? तो बाह्य दल भी होता है, दल भी होता है। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं उसको, पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है, सब कुछ होगा। तो वो तो कौन सा पुष्प है? पूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प हो सकता है कुछ नहीं हो उसके अंदर, तो कौन सा पुष्प हो गया? अपूर्ण पुष्प हो गया। बोलो बात सही है? आगे चलते हैं। पुष्प लैंगिक जनन करने में सक्षम होता है, ये तो लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि अगर लैंगिक जनन हमें करवाना है ना तो हमें पुष्प चाहिए ही होता है। तो मतलब पुष्प सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना था ना, मतलब लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, तो मैंने एक पादप पढ़ाए थे, आवृत बीजी पादप, जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। बहुत प्यारे पुष्प होते हैं। मतलब हम लोग ये मानते हैं कि प्रकृति के ऊपर अगर वेरिएशन आ रही है, अगर विभिन्नता आ रही है ना, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये पुष्प ही प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब पादपों में आवश्यक अंग कौन से होंगे? जो चाहिए चाहिए निषेचन के लिए। जबकि सहायक अंग कौन से होंगे? जो है तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है। बोलो बात सही है? या तो क्या होंगे? पुंकेसर होगा उसके अंदर, या तो क्या होगा? पुंकेसर होगा, ठीक है, या क्या होगा? स्त्री केसर होगा। तो एक लिंग होगा, एक लिंग। जैसे हम लोग भी क्या होता है, या तो कोई मेल होगा या कोई फीमेल होगा, तो एक लिंग आश्रयी है। मगर एक होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब दोनों ही होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों दोनों का मतलब जैसे तुमने देखा, मतलब मैं जितना सही हूं वो अर्थवर्म, केचुआ। अगर मैं वैज्ञानिक नाम में गलत नहीं हूं तो केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरेटेमा पोस्थुमा। क्या होता है? यही होता है क्या? फेरेटेमा पोस्थुमा। यही होता है क्या? हम्म हम्म दोनों प्रेजेंट होते हैं उस पे, मेल और फीमेल। केचुआ तुमने देखा होगा, किसान का मित्र बोला जाता है केचुए को। अगला होता है उभयलिंगी पादप। ऐसे पादप होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही
नर व मादा दोनों एक ही पुष्प पर होंगे तो उभयलिंगी होंगे, एक ही लिंगाश्रयी होंगे, या तो नर पुष्प होगा या फिर क्या होगा, मादा पुष्प। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? आगे चल सकते हैं? पक्का? कोई भी दिक्कत है किसी को भी, कैसी भी? यहां तक नहीं है? चलें आगे, आ जाओ बेटा। अब यहां पे ही एक और टॉपिक अपनी एनसीईआरटी डिस्कस करती है, वो है कि सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है जो पुष्प है, अगर आप पुष्प को काटोगे तो वो किस तरीके से कटता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं पुष्पों की सममिति, यानी कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो एक हेडिंग है, इसका नाम है पुष्पों की सममिति। पुष्पों की सममिति, और इसे हम बोलते हैं फ्लावर सिमेट्री। ये वाला वर्ड वैसे तुमने सिमेट्री वाला वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या पता केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, कभी पढ़ा था क्या? बताना जरा मुझे, सिमेट्री पढ़ा था कभी कि पुष्प में कितने प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है? मतलब पुष्प में नहीं है, केमिस्ट्री में कभी पढ़ा था सिमेट्री के बारे में? बताना जरा, पढ़ा था तो। देखो बेटा, पहला होता है त्रिज्या समित, जो नियमित होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी एक एक बात सुनते रहना, समझने लायक चीज है इसलिए लिखवा रहा हूं। पहला होता है त्रिज्या समित, जो नियमित होता है, इसे रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। बोलो क्या बताऊं त्रिज्या समित के बारे में? तैयार हो? मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप पुष्प को काटोगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो, मेरे पास कुछ ऐसी चीज पड़ी है क्या? देखो ये, मैं इसको कैसे भी काटूं, मैं इसको कैसे भी काटूं तो ये दो बराबर भागों में विभक्त होगा। मैं इसको कैसे भी काटूं तो ये दो बराबर भागों में विभक्त होगा, मान लो। तो ऐसे प्रकार की सममिति को बोलते हैं त्रिज्या सममिति। ध्यान से सुनना, अगर पुष्प को, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है तो इसको त्रिज्या सममित कहते हैं। यदि पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो उसे त्रिज्या सममित कहते हैं। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? मतलब पता क्या हुआ, मतलब मान लो मैंने कुछ ऐसे बना दिया, कुछ भी एक ये ऐसे बना दिया ये, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हो? अगर मान लो इसके ऊपर मैंने लाइन कर दी ऐसे, ध्यान से सुनना जरा, ऐसे, तो क्या ये दो बराबर भागों में बट गया है? बिल्कुल। अगर मैंने ऐसे बांटा तो क्या ये दो बराबर भागों में बट गया है? बिल्कुल। अगर क्या मैंने इसे ऐसे बांटा तो क्या ये दो बराबर भागों में बट गया है? बिल्कुल। और क्या मैंने इसे ऐसे भागा तो क्या ये दो बराबर भागों में बट गया? बिल्कुल, बात सही है। सो अगर कोई ऐसा पुष्प हो जिसको आप बांटो तो वो दो बराबर भागों में विभक्त हो सकता हो, तो इसे हम बोलते हैं त्रिज्या समित। मान लो यहाँ पे एक पुष्प की एक ऐसे है, ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो अगर आप कैसे भी पुष्प को काटोगे तो पुष्प दो बराबर भागों में विभक्त होता है। बोलो बात सही है? ऐसे काट दिया तो उस तरफ वाला इस तरफ वाला दोनों बराबर है। डर है ना? नहीं समझ में आई बात? जैसे मान लो मेरे पास अभी ये है, ये गोला है, ठीक है, और मैंने इस गोले को ऐसे काट दिया, मैंने इस गोले को ऐसे काट दिया, तो क्या ये दोनों बराबर भाग है? बिल्कुल, बात सही है। तो ऐसा पुष्प जिसको अगर बांटा जाए और वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता हो, ऐसे पुष्प को बोलो हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या समित बोलते हैं। बोलो 100%। बेटा इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो वही एग्जाम्पल है, कई बार कोई आदमी नशी नशी में बात करता होता है, नशीली बात करता हो रहा है, तब हम बोलते हैं उसको
ठीक है, हम बोलते हैं भाई धतूरा पी के आया है क्या, क्या बोलते हैं, धतूरा, सुना होगा मेरे ख्याल से। तो सरसों, धतूरा और मिर्च, ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। एग्जाम्पल, सरसों, मिर्च और धतूरा, ये तीन इसके एग्जाम्पल है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डन, 100%, कोई भी दिक्कत किसी को भी? अब आ जाओ बेटा, पहला पुष्प तो हो गया। पहला पुष्प तो ऐसा पुष्प होता है जिसे हम त्रिज्या सममित कहते हैं। त्रिज्या सममित का मतलब ऐसा पुष्प जिसे किसी भी भाग में बांटेंगे तो वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं त्रिज्या सममित। बोलो बात सही है? त्रिज्या सममित को दोस्तों इंग्लिश के अंदर एक और नाम बोला जाता है एसिमेट्रिक। बोलो, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, एसिमेट्रिक नहीं, सॉरी, एसिमेट्रिक नहीं, इसको बोला जाता है एक और नाम है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। बोलो, क्या पहला पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला पुष्पों की सम्मिति का मतलब अगर हम पुष्प को काटें तो काटने के बाद हमें पुष्प कैसे दिखेंगे। पहला जो पुष्प होता है वो होता है त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित का मतलब ऐसी पुष्प जिसको हम अगर काटते हैं तो वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, उसे हम त्रिज्या सम्मित कहते हैं। चलें आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा बी क्या होता है? बी होता है असम्मिति, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक, मेरे ख्याल से तो नाम से ही पता लग गया होगा, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या लगता है क्या होगा इसका मतलब? बताओ, तुम खुद ही बताओ, नाम से बताओ। त्रिज्या सममित का मतलब बराबर बराबर, एसिमेट्रिक का मतलब बोलो क्या होगा? बताऊं? ऐसा पुष्प, ध्यान देना, ऐसा पुष्प जो केवल एक विशेष प्रकार के, जो केवल एक विशेष प्रकार के ऊर्ध्वातल, ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होता है ना उसकी बात कर रहा हूं, ऐसा पुष्प जो एक किसी विशेष प्रकार के काटने के हिसाब से ही दो बराबर भागों में विभक्त हो। मैं ध्यान से जरा मेरी बात सुनना, क्या होता है? देखो पहला वाला तो मेरे ख्याल से लगभग आप सभी लोगों को क्लियर है, जिसका नाम है त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित का मतलब अगर आपने पुष्प को काटा तो पुष्प दो बराबर भागों में विभक्त हो गया, मगर जब पुष्प केवल एक ऊर्ध्वाधर समतल से दो बराबर भागों में विभक्त न किया जाए, आप नहीं कर सकते उसको। अगर आप उसको एक अक्ष से काटो और दो बराबर भागों में वो विभक्त नहीं हो तो वो क्या होगा? असम्मित। तो लिख रहा हूं, वह पुष्प जिसे एक अक्ष से काटने पर उसे दो बराबर भागों में विभक्त ना किया जा सकते, दो बराबर भागों में विभक्त नहीं कर सकते, उसे असम्मित पुष्प कहते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? यानी कि बराबर भागों में नहीं बांट सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो ये आर लिखा है मैंने, अगर आप इसको किसी भी अक्ष से काटोगे, ये काट दिया तो क्या ये ऊपर और नीचे बराबर है? नहीं। अगर ये काट दिया ऐसे तो क्या ये और ये बराबर है? नहीं। अगर ये काट दिया तो क्या ये और ये बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। बोलो बात सही है क्या? तो अगर कोई भी ऐसा पुष्प हो जिसको आप दो बराबर भागों में विभक्त नहीं कर सकते हो, और जिसको इसका जो उदाहरण है वो क्या है, एग्जाम्पल है इसका कहना, क्या है? कहना। बताओ क्या दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का
100%, कोई भी दिक्कत कैसी भी है तो बता दो। दो क्लियर है, पहला कौन सा हो गया त्रिज्या सममित, दूसरा कौन सा हो गया असममित, ठीक है। अब जो तीसरा है ना उसे हम बोलते हैं एक व्यास सममित। ओहो ये क्या हो गया, ओके, तीसरा क्या है, एक व्यास सममित। बेटा एक व्यास सममित का मतलब क्या होता है, मान लो कोई पुष्प आपके सामने ऐसा है, ध्यान से सुनना, कोई पुष्प आपके सामने ऐसा है जो केवल एक विशेष अक्ष से अगर काटा जाए तो ही दो बराबर भागों में विभक्त होगा। अलग ही आ गया ये क्या, देखो जरा ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, वह पुष्प जो केवल एक विशेष प्रकार के अक्ष से काटने पर ही दो बराबर भागों में विभक्त होता है। उसे एक व्यास सममित कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लो, ध्यान से सुनना जरा अभी भी, मान लो मैंने यहां पे आपको एक ऐसे लिखा, कोई भी एक वर्ड लिखा, मान लो ए लिखा, केवल एक ही तरीके से काटने पर दो बराबर भागों में विभक्त होगा बस ये। अगर आप इसको ऐसा काट देते हो तो देखो ये दो बराबर भागों में विभक्त हो गया है, ये वाला और ये वाला। मगर अगर आपने इसको ऐसा काटा तो देखो ऊपर और नीचे वाला बराबर नहीं है, ये पैक है, खुला हुआ है। अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो भी दोस्तों देखो ये दोनों अलग अलग है। अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो भी देख लो जरा आपस में एक दूसरे से क्या है, अलग अलग। तो ऐसे पुष्प, ध्यान से सुनना क्या है, क्या बोला मैंने, ऐसे पुष्प जो केवल एक विशेष ही अक्ष से अगर काटोगे तो ही दो बराबर भागों में आएंगे, नहीं तो दो बराबर भागों में नहीं आ सकते। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हैं, मटर, सेम, गुलमोहर, गुलमोहर तो देखा होगा ना आपने, और कैसिया, ये याद रखना। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है। और एक छोटी सी बात और याद रखना कि यहां पे अगर ऐसा कभी भी होगा तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जाइगोमॉर्फिक। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है कि तीनों के तीनों क्या क्या लाइन बोली है, जरा एक बार दोबारा से बोल देता हूं तो मेरे ख्याल से खोपड़ी में अच्छे से बैठ जाएगी। आ जाओ, आओ, क्या क्या बोली है, देखो बड़ा आसान चीजें हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, पर जो बोला उसको मेरी लाइन को याद रखना अच्छे से। क्या बोला मैंने, देखो अगर कभी भी आप पुष्प को काटते हो और काटने के बाद किसी भी, मतलब ऐसा नहीं एक ही तल से, किसी भी अनेक तल से काट सकते हो, अनेक तल से, अनेक तल से काट सकते हो। अनेक तल से आप इसको ऐसे भी काटो, ऐसे भी काटो, ऐसे भी काटो, ऐसे भी काटो, तो बराबर बराबर भाग आएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममित। अगला है असममित, बराबर भागों में विभक्त किया ही नहीं जा सकता, इसे क्या बोलते हैं, असममित। और तीसरा होता है एक व्यास सममित। एक व्यास का मतलब केवल एक ही तरीका ऐसा होगा जिससे दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएंगे, मगर उसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके से इसको विभक्त करेंगे तो ये दो बराबर भागों में विभक्त नहीं होंगे। बताओ क्या यहां पे पॉइंट क्लियर है क्या, कोई भी दिक्कत है किसी को भी तो बता सकता है। क्लियर है तीनों बातें अच्छे से, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सुनो बेटा, पुष्प में जो पुष्पांग होते हैं, पुष्पांग कौन से, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, समझ गए ना, दल, दल की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं पुष्प में पुष्पांग की बात करूं
तो पुष्प में पुष्पांगों की संख्या के आधार पर भी पुष्प 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो अगला पॉइंट, बट सामने देखते रहना, मैं तो डायग्राम बना बना के क्लियर कर दूंगा। पुष्प में पुष्पांगों की संख्या के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। कलर चेंज नहीं हुआ था ये, चलो कोई बात, चलें आगे। चलें, अब सुन बेटा, पुष्पांग वो होते हैं जो पुष्प के अंदर दल वगैरह होते हैं ना, इसके बारे में बात की गई है। पहला होता है तृतीय। तृतीय का मतलब क्या होता है, जब जो पुष्पांग होते हैं वो 3 के गुणन में उपस्थित हो। तो पहला जो है फर्स्ट, उसे हम बोलते हैं तृतीय। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, जब पुष्पांग 3 के गुणन में उपस्थित हो। लिख रहा हूं मैं, जब पुष्पांग 3 के गुणन में, 3 का गुणन समझते हो, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, ऐसे गुणन में उपस्थित होते हैं। अगर 3 के गुणन में आपको मिल रहे हैं तो वो क्या है, तृतीय है। इसको दोस्तों ट्राइमेरस भी बोलते हैं, तो ज्यादा तृतीय बोल दो या ट्राइमेरस बोल दो, बात एक ही है। तो तृतीय का मतलब क्या होता है, जब जो पुष्पांग होते हैं वो 3 के गुणन में होंगे, तो या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे, इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलते हैं। बोलो बात सही है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो ऐसे है, बोलो बात सही है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइमेरस। बोलो, क्या पहला पॉइंट मेरा क्लियर है क्या। तो अगर कभी भी आप ये कहते हो कि पुष्पांग 3 के गुणन में आपको मिलते हैं, तो उसे हम तृतीय बोलते हैं या ट्राइमेरस बोलते हैं। वैसे ट्राइमेरस ज्यादा सही लग रहा है वैसे मुझे तो, ठीक है। दूसरा चले, बी, उसे बोलते हैं चतुष्टयी। इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रामेरस। क्या होगा बताओ, क्या लिख दूं, अरे बताओ ना, सो गए क्या भाई। देखो थोड़ा सा तो मेरे को पता है, मतलब ये आखिरी चैप्टर है जिसके अंदर थोड़ी सी खोपड़ी लगेगी बस, मतलब जिसमें आपको लगेगा कि यार हर्षित सर, यार इसमें तो याद करने का है। वैसे तो देखो नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है टेट्रामेरस, टेट्रा का मतलब ही 4 होता है। तो अगर जो पुष्पांग होंगे वो 4 के गुणज में उपस्थित होंगे तो टेट्रामेरस बोलेंगे। तो लिख देता हूं मैं, यदि पुष्पांग ऐसे तो नाम से समझ गए होंगे, 4 के गुणज में उपस्थित हों, बोलो बात सही क्या। जैसे 4 का गुणज क्या होता है, देखो ये 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, ऐसे। तो अगर पुष्पांग 4 के गुणज में उपस्थित हो तो बोलो उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। ऐसे दोस्तों पंचतई होते हैं। पंचतई का मतलब जब 5 के गुणज में हो, लिख दूं वो भी। वैसे इंग्लिश वाले वर्ड ज्यादा याद रखना, इंग्लिश वाले वर्ड आसान है, ठीक है। तो सी के बाद वो सी जो है वो है पंचतई, ये होते हैं पेंटामेरस। बोलो क्या लग, जब पुष्पांक 5 के गुणज में उपस्थित हो, तो जब पुष्पांग 5 के गुणज में उपस्थित हो, 5 का गुणज का मतलब देखो, ये एक, ठीक है, ये देखो 1 2 3
4 और 5। वाह क्या बात बनाई। बताओ क्या डायग्राम क्लियर है क्या? 100%। कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहां तक तो फटाफट से बता दीजिएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से लगभग यहां तक की बात अपनी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और लगभग सारी की सारी बात जितनी अभी तक मैंने आपको बताई है माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठा लिया आपने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। ठीक है, एक और चीज जरा समझते हैं दोस्तों। इतनी बात करने के बाद एक और चीज होती है कि जो फूल होता है ना, उसके अंदर जायांग की पोजीशन क्या होती है, यानी कि वो याद है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय, आखिर जो उसकी पोजीशन होती है ना वो क्या होती है दोस्तों? पहला होता है अधोजायांगता। पहला जो है उसे क्या बोलते हैं? अधोजायांगता। देखो इसे डायग्राम से समझना एक बार, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूं। देखो पहला क्या है? अधोजायांगता। बोलो बात सही है क्या? अब देखो अधोजायांगता का मतलब क्या है? अधोजायांगता का मतलब होता है कि जो जायांग होता है ना वो तो सबसे ऊपर होता है, और पुष्प के जो बाकी भाग होते हैं वो नीचे से निकल रहे होते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? जायांग तो सबसे सर्वोच्च होता है, और पुष्प के बाकी भाग कहां से निकल रहे होते हैं? नीचे से। दिख रहा है ना आपको? जैसे मान लो इसका मैं एक डायग्राम भी अगर आपको बनाना चाहूं तो मैं एक डायग्राम आपको ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे मान लो आपने ऐसे करके ऐसे एक डायग्राम बनाया, ठीक है, इसके नीचे ऐसे बना दिया, ठीक है। अब पुष्प के जितने भी भाग है ना दोस्त, वो सारे के सारे भाग नीचे से निकलेंगे। सबसे ऊपर ही ऊपर जो होगा वो जायांग होगा। बाकी पुष्प के जितने भी भाग होंगे सारे के सारे भाग बोलो कहां से निकल रहे हैं? नीचे से। सभी के सभी भाग चाहे कुछ भी देख लो, बाह्य दल दल सबके सब नीचे से ही निकलेंगे। उसी को ही बोलते हैं हम अधोजायांगता। ठीक है, जैसे मान लो ये भी है तो ये भी नीचे से निकलेगा, ये भी है ये भी नीचे से निकलेगा। ठीक है, बाह्य दल भी कहां से निकलेंगे? नीचे से निकलेंगे। तो सब कुछ नीचे से निकलता है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से पॉइंट लिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार के पुष्प में, इस प्रकार के पुष्प में जायांग सबसे ऊपर उपस्थित होता है। बोलो बात सही है ना? ऊपर उपस्थित होता है, एवं पुष्प के अन्य भाग जायांग से नीचे निकलते हैं। जायांग से नीचे की ओर से निकलते हैं। उसे अधोजायांगी पुष्प कहते हैं। बताओ क्या पॉइंट मेरा क्लियर है क्या? 100%। ठीक है, उदाहरण बैंगन, सरसों, गुड़हल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोगाइनस। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चलें आगे। पहला क्लियर है। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये हो गया कि जो जायांग होगा वो सबसे ऊपर होगा। ये जायांग है, ये मान लो ये वाला जायांग है, सबसे ऊपर है। उसके बाकी भाग जो होंगे वो इसके नीचे से निकले होंगे, तो इसे हम बोलते हैं अधोजायांगता। बोलो बात सही है। मगर दोस्तों दूसरी एक और कंडीशन हमको देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं परिजायांगता। क्या बोलते हैं? परिजायांगता। जिसे हम बोलते हैं पेरिगाइनस।
अगर आप डायग्राम देखोगे तो मेरे ख्याल से देखो, ये जो बी और सी है ये दोनों परिजायांगता के उदाहरण है। बताओ इससे कुछ पता लग रहा है क्या? जल्दी से देखो दोस्तों। अगर इसमें देखोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो अंडाशय होता है वो तो मध्य में होता है तथा पुष्प के अन्य भाग किनारों पर उपस्थित होते हैं। अंडाशय तो कहाँ है? मध्य में। और पुष्प के अन्य भाग किनारों पर उपस्थित है। अंडाशय कहाँ है? मध्य में, जबकि पुष्प के अन्य भाग किनारों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे परिजायकता में अंडाशय मध्य में, पुष्प के अन्य भाग किनारे पर, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? और अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे लगभग समान ऊंचाई पर होते हैं, सभी समान ऊंचाई पर उपस्थित लगभग। बताओ क्या बात यहां तक क्लियर हो गई? 100%। उदाहरण गुलाब। और आड़ू भी खाया क्या? आड़ू खाया होगा, आड़ू भी। ठीक है, ये होता है परिजायांगता। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग लगभग समान ऊंचाई पर दे रखा है। देखो डायग्राम में आपको लग रहा होगा समान ऊंचाई पर नहीं है, मगर आप लगभग लगभग मानना कि लगभग लगभग सारे के सारे समान ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा लग रहा होगा कि समान ऊंचाई पर नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। बी हो गया, सी नाम है अधिजायांगता। इसे हम बोलते हैं एपिगाइनस। इसे क्या बोलते हैं? एपिगाइनस। सही है। और क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि पुष्प के जो अन्य भाग है वो कहां होंगे? अंडाशय से ऊपर होंगे। बोलो बात सही है? लिख रहा हूं मैं, पुष्प के अन्य भाग जायांग से ऊपर उपस्थित होते हैं। डायग्राम देखोगे? देखो ये रहा, देखो ये अंडाशय नीचे है, मगर सारे के सारे भाग देखो कहाँ है? अंडाशय से ऊपर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? परिजायांगता, वो अधिजायांगता। बोलो बात सही है क्या? तो पुष्पासन के किनारे पर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। ठीक है, और यहां पर अंडाशय को वो पूरी तरीके से घेर लेते हैं। तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो पुष्प के अन्य भाग है वो अंडाशय को पूरी तरह से घेर सकते हैं। बोलो बात सही है? तो इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर सकता हूं, पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग अंडाशय को पूरी तरीके से घेरते हैं। बोलो क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है क्या? 100%। चलें आगे, पक्का? उदाहरण सूरजमुखी, घिया, अमरूद, बस ये। ठीक है यार, पता है बहुत मुश्किल होता है, मतलब ये मेरे को आज लग रहा है, मतलब आपके बैच में शायद ही बहुत कम क्लास ली होगी ना मैंने ऐसे रिकॉर्डेड, तो शायद एक भी नहीं ली होगी। ठीक है, ये तो आज बस इसलिए ले ली क्योंकि आपकी छुट्टी थी। तो मतलब मेरे को बाद में पता लगा कि आप लोगों की एक क्लास शायद हुई है ना किसी चीज़ की। किसकी क्लास हुई है आपको बताना जरा मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो क्लास तो मेरे ख्याल से आपकी हुई है, मगर फिर भी मुझे पता ही नहीं था, मुझे लग रहा था कि आप लोगों का ऑफ है।
तभी मैंने लिटरली मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या बात है, मतलब सच में मतलब ऑफ है उसके बाद। बट मेरा मन ये था कि आपका मैं दिन खराब नहीं करूं, चाहे आपको 1 घंटे का लेक्चर मिले, चाहे आपको 40 मिनट्स का 45 मिनट्स का कुछ भी मिले लेक्चर, चाहे हम थोड़ा सा ही पढ़ाएं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मगर एटलीस्ट जो भी टॉपिक हम लोगों को अभी डिस्कस करने हैं वो हम एक बार एटलीस्ट अपने नोटबुक में तो लिख लें। भाई देखो, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान लो अगर किसी टॉपिक में अभी अपन को थोड़ी सी बात नहीं समझ में आई, वैसे तो आपको पता होगा मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, मतलब मैं तो बस लिख रहा हूं, नहीं तो अगर अदरवाइज अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको डायग्राम से पता लग जाएगा। जहां पर जायांग ऊपर होगा, एक में जायांग जो होगा वो बाकी पुष्प के भागों के बराबर होगा, और एक में जायांग जो होगा वो नीचे होगा, बाकी पुष्प के भाग उसके ऊपर होंगे। बस यही चीज पढ़ाई है मैंने। इसके अलावा सम्मिति बताई है। मैंने कहा एक काटोगे तो 2 बराबर भागों में होगा, एक नियत अक्ष से काटना पड़ेगा तो ही 2 बराबर भागों में होगा, और एक को कहीं से भी काट लो 2 बराबर भागों में नहीं होगा। इसके अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने आज, बस यही पढ़ाया है। बताओ। हाँ, ये बात जरूर है इसके एग्जाम्पल। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूं। आप में से कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हर्षित सर, अगर एग्जाम्पल हमें याद नहीं हो रहे तो कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं? दोस्तों, एग्जाम्पल को देखो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको बताऊं मैंने कैसे एग्जाम्पल लर्न करता हूं। मैं मान लो मेरे को कोई भी चीज को लर्न करना है, तो जिस जगह पे मैं बैठ के पढ़ता हूं ना, मैं उस जगह पे बोर्ड के मतलब सामने या तो बोर्ड लगवा लो अपने एक, और अगर बोर्ड नहीं लग सकता, नहीं लगाना आपको, तो थर्माकोल होता है, थर्माकोल देखा है आपने, तो थर्माकोल को चिपका लो। और वो भी नहीं करना तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज के ऊपर सारे एग्जाम्पल लिख के चिपका लो सामने। अब उसका फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको इस चीज को याद करना है, अगर याद करना है आपको कोई भी टॉपिक, तो एक बात याद रखना, जब आप उस बेंच पे बैठोगे, चेयर पे बैठोगे, बेंच पे तो कौन बैठता है, चेयर पे बैठोगे, तब आपको सामने वाली वो चीज पढ़नी है। आप मान लो फिजिक्स पढ़ने बैठ रहे हो, सामने जो भी कुछ लिखा हुआ है पूरे के पूरे इधर, वो सारा आपको पढ़ के तब आप अपनी फिजिक्स चालू करोगे, और जब आप उस चेयर से खड़े होंगे तब आप उसको वापस पढ़ोगे। बस यही एक छोटा सा रूल है। पढ़ लो, बस रीडिंग लगानी है, कोई याद करने की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक बार अगर आपने रीडिंग लगा ली ना, तो फिर मेरे ख्याल से दोस्त दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली सब कुछ बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। करके देखना, और करके देखोगे तो मुझे खुद कहोगे कि हर्षित सर बात तो बिल्कुल सही है, मतलब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या कोई भी दिक्कत है यहां तक? 100%? क्या मेरे हिसाब से मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, क्या आगे चला जा सकता है? पक्का? यहां तक कोई भी दिक्कत? ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही। बेटा देखो 2-3 दिन तो वैसे भी आप अपनी क्लास नहीं आती ना, तो इतना तो बेसिकली पढ़ ही लेना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है ना? सही है, चालू करें, आ जाओ बेटा। अब अपन लोग थोड़ी थोड़ी बात डिस्कस करेंगे पुष्प के भाग के बारे में। ठीक है, अब अपन क्या डिस्कस करेंगे? पुष्प के भाग। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो वो सारा का सारा चीज जो अभी मैंने पढ़ाई है वही लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है अधोजायांगता, जिसे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। एक होता है परिजायांगता, जिसे हम बोलते हैं पेरीगाइनस। एक होता है अधिजायांगता, जिसे हम बोलते हैं एपीगाइनस। इसमें सारे भाग ऊपर होते हैं, जायांग नीचे होता है। इसमें जायांग और सारे भाग एक ही स्तर पे होते हैं। इसमें जायांग जो होता है वो ऊपर होते हैं, बाकी सारे भाग नीचे होते हैं। इतनी सी बात है। एग्जाम्पल आपने लगभग सबके लिख रखे हैं यहाँ पे। परिजायांगता के भी एग्जाम्पल आपने लिख रखे हैं। पल्म और लिख लेना, आड़ू के साथ एक और एग्जाम्पल लिख लेना, पल्म। ठीक है, तो लगभग ये सारी चीजें अपनी पूरी हो चुकी हैं। चलें आगे, पक्का तैयार हो? अब देखो बेटा, अगला एक टॉपिक है जो है पुष्प के भाग। अब पुष्प में जितने भी भाग थे ना, उन सभी भागों के बारे में अब अपन को पढ़ना है कि पुष्प में कौन कौन से भाग थे। ठीक है, पहला जो पुष्प में भाग था ना, वो क्या है? बाह्य दल। बाह्य दल, इसे हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स। बेटा आपको पता है बाह्य दल वो होता है जो हरे रंग का होता है। डायग्राम देखो, तुमने डायग्राम बनाया ना, तो पुष्प के अंदर नीचे नीचे एक हरे रंग का भाग नहीं है, वो बाह्य दल होता है। एक्चुअली पता है इसका काम क्या होता है? इसका प्रकाश संश्लेषण तो छोड़ो, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसका बेसिक काम क्या होता है? जब पुष्प कलिका होती है ना, कलिका का मतलब पुष्प नहीं खिला होता, तब ये जो बाह्य दल होता है ना, ये पूरे पुष्प को घेर के रखता है। तो पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करता है ये। तो ये पुष्प को चारों तरफ से घेर के रखता है, जिससे कलिका की सुरक्षा करने का कार्य करता है। जब पुष्प खिलता नहीं है ना, उससे पहले जो हरे रंग का भाग है, आपने देखा भी होगा, ये पूरे पुष्प को कवर करके रखता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यह पुष्प कलिका को
चारों तरफ से घेरता है वह उसे सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अगर मैंने आपको बताया भी था ये लगभग लगभग देखा जाए तो हरे रंग का, हरे पत्ती के समान संरचना होती है, तो अगला पॉइंट और लिख सकता हूं, यह हरी पत्ती के समान संरचना होती है। बताओ क्या दोनों पॉइंट क्लियर है यहां पे? पक्का? चलें आगे। अब देखो दोस्तों, कई बार मतलब बाह्य दल जो भी होते हैं ना, उसके भी हम दो भाग लिख सकते हैं, यानी कि दो प्रकार के बाह्य दल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो बाह्य दल होते हैं ना, यानी कि कैलेक्स, इसके भी आप दो प्रकार में इसको विभक्त कर सकते हैं। दो प्रकार, जब सारे के सारे जो बाह्य दल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैमोसिफेलस। जब सभी बाह्य दल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, बोलो बात सही है क्या? इसे हम बोलते हैं दोस्तों मतलब संयुक्त बाह्यदली या गैमोसिफेलस। तो ये तो ए डाल देता हूं, इसे हम बोलते हैं संयुक्त बाह्यदली या इंग्लिश में बोलते हैं गैमोसिफेलस। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है, उदाहरण लिख देते हैं। क्या है? कपास, धतूरा, बैंगन, ये इसके एग्जाम्पल है। बोलो बात सही है। एक होता है मुक्त बाह्यदली पॉलीसिफेलस, जिसमें सारे बाह्यदल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो एक जो दूसरा है वो है मुक्त बाह्यदली, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिफेलस। तो ये क्या होता है? सभी बाह्यदल एक दूसरे से अलग, सभी बाह्यदल एक दूसरे से अलग होते हैं। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? 100%, कोई भी कैसी भी दिक्कत है? ठीक है, उदाहरण मूली। समझे मतलब क्या है? मान लो जो हरे रंग के बाह्यदल वो ऐसे हैं, ऐसे, तो क्या सारे के सारे जुड़े हुए हैं क्या आपस में? बिल्कुल बात सही है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे संयुक्त बाह्यदली। बोलो क्या बोलेंगे? संयुक्त बाह्यदली। मगर अगर ये बाह्यदली ऐसे नहीं है, ये कैसे हैं? एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे? मुक्त बाह्यदली। ठीक है, सरसों में, मूली में, ये सब में देखने को मिलता है। तो उदाहरण एक तो मूली कर लेना, एक कर लेना सरसों। बताओ क्या दोनों पॉइंट क्लियर हैं? 100%। बाह्यदल के बाद जो अगला होता है उसे हम बोलते हैं दलपुंज। इंग्लिश में क्या होता है? कोरोला। जानते हो, जो आपको आकर्षित करते हैं परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पुष्प में यही होते हैं जो पुष्प से हमको आकर्षित करवाते हैं। ठीक है, तो यह पंखुड़ियों का बना होता है, चमकीले होते हैं, रंगदार होते हैं। तो यह चमकीली रंगदार संरचना, ठीक है। अगला, पंखुड़ी के समान
क्या करती है ये? आकर्षित करने का कार्य करती है। लिख रहा हूं मैं, कीट व मनुष्य, जानवर सभी को क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है। परागण की अभिक्रिया जानते हो? जब वो परागकण जो होता है वर्तिका के ऊपर आ जाता है, निषेचन तुमने पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो परागण इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। बताओ, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है बेटा, जैसे बाह्यदल थे वैसे ये हो सकते हैं, संयुक्त भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सो अगला जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो यहां पे लिख देता हूं कि जो दल होते हैं वो भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। ठीक है, चलो, ए और ये बी। ठीक है, एक तो क्या होंगे? एक वो ही होंगे जिसे हम बोलते हैं संयुक्त दली, जिसमें सारे दल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, पंखुड़ियां जुड़ी हुई रहती हैं। तो एक तो कौन से हैं? एक तो है संयुक्त दली, एक तो है संयुक्त दली। क्या होता है ये? सभी दल या पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई बोलो, क्या पॉइंट क्लियर है? दूसरा है मुक्त दली। सेकंड क्या है? सेकंड है मुक्त दली। क्या होता है ये? सभी पंखुड़ियां एक दूसरे से अलग अलग, सभी दल या पंखुड़ियां एक दूसरे से अलग। बताओ, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। चलें आगे। उदाहरण, तंबाकू, धतूरा, और इसके भी उदाहरण लिख लेना, मटर और गुलाब। बताओ, क्या इतना पॉइंट हो जाएगा पक्का? 100%। यहां तक कैसी भी किसी को भी दिक्कत है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है। मतलब बस मैंने ये लेक्चर भी केवल आपको इसलिए दिया है कि आप इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा समझ लो बस। मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। वैसे तो क्या है, अगर सारी पंखुड़ियां जुड़ी हुई होंगी तो हम क्या बोलेंगे? संयुक्त दली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त दली बोलेंगे। सारी पंखुड़ियां जुड़ी हुई है तो। मगर अगर सारी पंखुड़ियां अलग अलग है तो क्या बोलेंगे? मुक्त दली बोलेंगे। बोलो, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है क्या? इतनी बात हो जाएगी पक्का? मतलब इतना तो मेरे ख्याल से आज आप पढ़ सकते हो। और इतना अगर आज आपने पढ़ लिया ना दोस्तों, अगर इतना ही आपने पढ़ लिया आज, बस अपन ने ये पढ़ा है कैलिक्स सबसे भारी होता है। ठीक है, इसके इकाई को क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं। ये पत्तियों की तरह हरी होती है, कलिका अवस्था में फूल की रक्षा करने का कार्य करती है। 2 प्रकार की होती है, जुड़ी हुई होगी या अलग होगी। एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखे हैं, अपन ने एग्जाम्पल लिख लिए। दूसरा कोरोला, कोरोला जानते हो ना, कौन सा? दल। ठीक है, तो कोरोला दल और पंखुड़ी से बना होता है। यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। यह भी संयुक्त और पृथक हो सकता है। ठीक है, तो ये भी अगर देखा जाए तो बस यहां तक पढ़ना है अपन को। बोलो, बात सही है क्या? बस इतना ही पढ़ना है, अगली लाइन मैंने नहीं पढ़ाई है अभी। बस इतना पढ़ लेना और अपन को और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही पढ़ना है यहां तक। तो मेरे ख्याल से बस जो थोड़ा सा भाग है ये तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हो आज। क्या कर लोगे क्या? 100% श्योर? ठीक है, और मेरे ख्याल से लगभग यहाँ तक दोस्तों जितनी भी बात अपन ने की है लगभग आप लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी लगभग कैसे भी।
तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में तो क्या, आप तो लाइव मिलने वाले हैं, तो बहुत सारा मिस कर रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरे ख्याल से लेक्चर बड़ा छोटा था, बोरिंग भी नहीं रहा होगा ज़्यादा, मतलब मज़े तो आप लोगों के साथ मुझे हमेशा ही आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। बाकी मैंने आपसे बोला था कि मैं बहुत सारे बच्चे, आज तो खैर मैं नाम भी ले सकता हूँ कि जिन बच्चों के मैसेज वगैरह आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कि मैसेज वगैरह आते हैं ना तुम लोगों के, बताऊँ। अर्जुना अर्जुना अर्जुना, क्या बात है अर्जुना, तो प्यार हो गया तुम लोगों से तो यार, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में मेरे पास मैसेज आया सुप्रिया का, शिवांगी का, जायद हुसैन का, ठीक है, अनुष शर्मा का, ठीक है, भावना का, आयुषी का, ठीक, और प्रशांत रावत का, एंजल का, और विश्वजीत ने बहुत ज़्यादा बार नमस्ते करा मुझे, और विश्वजीत के अलावा काजल का, ठीक है, विश्वजीत थैंक यू सो मच, अदिति, ठीक, और इसके अलावा महिमा का भी मैसेज आए हैं। महिमा ने तो एग्जाम्पल के बारे में लिखा है। सरफराज के बारे में भी बहुत बात आई थी कि सर आज तो क्लास लाइव चल रही है, क्या बात है। अनुपम, अर्चना और बाबू साहब कुमार, क्या बात है। कृष्णा, ठीक है, और इसके अलावा अंशुल, विनय और मिस काजल, आपका भी मैसेज आया, और उतिमा पाल का आया, संजना का आया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और प्रिंस मिश्रा ने कहा हम लंबी रुकनी देंगे, थैंक यू सो मच प्रिंस, मैं इंतज़ार रहेगा। विवेक का, रोशनी का, ठीक है, रुकैया का मैसेज आया है मेरे पास, आरती, इलियास का, ठीक है, बुलेट कुमार का, थैंक यू सो मच, राबिया, और इसके अलावा दिव्या का मैसेज आया, सुहानी का, वंदना का, खुशी का, शिवम राजपूत, विपुल, निक्की, ठीक है, और अभिषेक राजपूत, थैंक यू सो मच अभिषेक, लव यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों को भी। वंदना कुमारी, राबिया, अकरम, शिव बाबू, मेघा, थैंक यू सो मच मेघा इतना प्यारा मैसेज लिखने के लिए। पुष्पेंद्र का, लोकेश, बबीता, लोकेश, सोनम चौहान, ठीक है, अंशिका यादव, जसवंत सिंह, पलक का, अभिषेक वर्मा, इम्तियाज़ का मैसेज, हितेश का मैसेज आया मेरे पास, ठीक है। हितेश ने कहा कुछ एक टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो दोस्त अगली क्लास में एक बार मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन ना लेना। कनक का मैसेज आया, अंशिका का आया, योगिता का, अखिलेश का, जूही का, ऋतु, ब्यूटी कुमारी का, समा यादव का, अभिनव का, डॉक्टर खान का, गीतांजलि, अनु, रागिनी, शिवांगी, डॉक्टर रागिनी, सत्यम, आदित्य, क्या बात है आदित्य, बहुत बढ़िया मैसेज, और पल्लवी, स्नेहा, कृष्णा, रिया सिंह, थैंक यू सो मच रिया, ठीक है, राम प्रसाद, क्या बात है दोस्त, बहुत बढ़िया, सारी पृथ्वी यहीं बना दी क्या राम प्रसाद तुमने, क्या बात, मज़ा आ गया। न्यू सॉन्ग, क्या बात है, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, न्यू सॉन्ग के नाम से लिख रखा है ना, ठीक है। अंशु, ठीक है, विपिन, गीतांजलि, विपिन, लोकेश, ठीक है, प्रिया, डॉक्टर अनुज केवत, रोहित सोनी, इसके अलावा शालिनी, इसके अलावा खुशी, गिरिराज, रवि, काजल, आकाश, ठीक है, और इसके अलावा सहयोगिता का मैसेज, संदीप का, अमिता का, रूना का, राजेश का, ठीक है, सरफराज का, तमन्ना का, ठीक है, साक्षी कश्यप का, है ना, रहमनी का, श्वेता का, आयुष का, अकबर का, नव्या, ठीक है, जाद मलिक, डॉक्टर आशीष तिवारी आई थिंक, ठीक है, आयुष, ठीक है, रविकांत, नाव्या और अली अकबर। मेरे ख्याल से लगभग मैंने सबके नाम ले लिए हैं, तो आशा करता हूं कि लेक्चर बहुत ही अच्छा गया होगा। इतना सा ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अब अपन को लाइव में मिलना है, ठीक है, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा मज़ा भी अलग आता है और चीज़ें भी लेके आऊँगा, क्योंकि आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें अब आपको समझानी है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स जब आएगा ना तभी समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।